अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के अंदर ऑस्मोसिस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे, क्या होता है ऑस्मोसिस जो है इसको देखेंगे। ऑस्मोसिस जो है ये मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल। कल हमने पढ़ा था डिफ्यूजन में पढ़ा था मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, वाटर की बात नहीं की थी। आज जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है वो स्पेसिफिक कर दिया हमने, वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगा ऑस्मोसिस के अंदर जो है। तो हम लिखा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लेसर सॉल्यूट concentration, lesser solute concentration to a solution of more solute concentration more solute concentration across a semi permeable membrane, across a semi permeable membrane. This phenomena is known as या is called, इसको क्या नाम देंगे बेटे, इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस कहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल अगर मूव करके जाता है लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, तो बेटे उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एक सेंटेंस चेंज करने लगा हूं, जरा गौर करें। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, dilute solution to concentrated solution across semi permeable membrane, this is also known as osmosis कहते हैं। ऑस्मोसिस की टर्म को हम मजीद स्पेसिफिक कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। एक टर्म है, इसको हम कहते हैं बेटे टॉनिसिटी। टॉनिसिटी टॉनिसिटी टर्म रेफर करती है, टर्म refers the relative amount of solute in solution के अंदर relative amount of solute की टर्म को जो रेफर करती है उसको हम क्या कहते हैं, टॉनिसिटी कहते हैं। अब ये टॉनिसिटी की फर्दर तीन हमारे पास जो है वो शेप्स हैं, उनको हम अलग अलग बताते हैं। एक हमारे पास है, इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। फिर हमारे पास है, इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। फिर हमारे पास है, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। आप जरा देखें हैं तो ये सारे सॉल्यूशन ही, हाइपरटोनिक भी सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक भी सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक भी सॉल्यूशन है। हाइपर का मतलब होता है मोर, टोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट। देखिए पहला वर्ड है हाइपर, हाइपर का मतलब है मोर, टोनिक का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करे या रखे क्या, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ज्यादा सॉल्यूट हो जिस सॉल्यूशन के अंदर उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इस तरह अगर हाइपो का वर्ड है बेटे, हाइपो लेस को शो करता है, टॉनिक जो है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को शो करता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज
ये रखता है लेस सैल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, लेस सैल्यूट कॉन्सेंट्रेशन रखता है। इसी तरह आइसो इक्वल को शो करता है, किसको शो करता है? इक्वल को शो करता है। तो बेटे इसके अंदर हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ सैल्यूट रखेंगे, क्योंकि टॉनिक कहते हैं किसको? सैल्यूट को कहते हैं। तो सॉल्यूशन कौन सा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज इक्वल सैल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ये बराबर सैल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो रखता है आइसोटोनिक जो है। पहले वाले दो को खास तौर पे स्पेसिफाई आप करें। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं, गाढ़ा सॉल्यूशन भी कहते हैं। और इसी तरह जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसको आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि पतला सॉल्यूशन भी आप उसको कहते हैं। अब जरा गौर करें, डायग्राम बनाने लगे। ये हमारे पास एक अदद बीकर है। इस बीकर के अंदर ये एक मेम्ब्रेन रखी है। इस मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाली सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, या हम इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इनकी साइड पे ये बना रहे हैं ब्लैक डॉट जो लिख रहा हूं, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। दीज आर, इनको क्या कहते हैं भैया? हम वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और देख ले दोनों साइड पे इनकी मिकदार बराबर है। मगर जरा गौर करें, इधर हम ये रेड कलर के जो बना रहे हैं ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल है। शुगर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? सैल्यूट कहते हैं। इस साइड पे शुगर मॉलिक्यूल की मिकदार हमने क्या कर दी? कम बना दी। इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए बेटे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये आपके पास हाइपरटोनिक है और ये हाइपोटोनिक है। अब हमने कराना है इसमें प्रोसेस ऑस्मोसिस का कराना है। तो ऑस्मोसिस के नतीजे में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल यहां से मूव करके इधर आएंगे। वाटर मॉलिक्यूल इधर मूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल इधर मूव करेंगे। तो अगर आप बताना चाहें तो ये ब्लैक डॉट जो है ये शो करता है वाटर मॉलिक्यूल को, और जो रेड कलर का हमारे पास है ये शो करता है शुगर मॉलिक्यूल को। ये शो करता है शुगर मॉलिक्यूल को। आपने कराई है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के नतीजे में आप जरा गौर कर लें, ये मेम्ब्रेन हमने बनाई, वाटर मॉलिक्यूल इधर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। वाटर मॉलिक्यूल इधर क्या हो गया भाई? ज्यादा हो गया। इधर क्या हो गया भाई? वाटर मॉलिक्यूल कम हो गया। क्या हो गए? कम हो गए। मगर नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल उतने रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे। ओनली कौन मूव कर रहे हैं? सॉल्यूट वाले मूव नहीं कर रहे, ओनली वाटर मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया है कि ऑस्मोसिस जो है वो क्या होता है। डायग्राम से जो हमने उसको जो है क्या कर दिया भाई? एक्सप्लेन जो है वो कर दिया। अब टॉपिक 7 में स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, इसमें चंद टर्म्स हैं सिर्फ जिनको हमने स्टडी करना है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, चंद टर्म्स हमने इसके अंदर स्टडी करनी है कि पानी को तवाज़ुन कायम रखने में कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं। इनकी डायग्राम से हम इसको आसानी से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर फिनोमिना आपके पास ऑस्मोसिस का होना जो है वो जरूरी है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो इन चीजों को हमें बताने में या इनको हमें एक्सप्लेन करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये हमारे पास हमने 3 अदद बीकर बनाने हैं। 3 अदद हमने बीकर बनाने हैं।
हर बीकर के अंदर हमने एक सेल रखना है, हर बीकर के अंदर हमने सेल रखना है। सेल कौन सा होना चाहिए जनाब? हम अभी बात कर रहे हैं यहां पर, यहां ऊपर लिख देता हूं एनिमल सेल। एनिमल सेल, एनिमल सेल जो आप रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं भाई? एनिमल सेल रख रहे हैं। तो एनिमल सेल आपने किन किन सॉल्यूशंस में रखना है? पहले आपके पास है यहां पे सॉल्यूशन की बात करें तो ये है हाइपोटोनिक, दरमियान में होना चाहिए आइसोटोनिक और आखिर में होना चाहिए हाइपरटोनिक। अब जरा हमने हाइपोटोनिक के अंदर अगर एनिमल सेल रखते हैं, एनिमल सेल कौन सा आपने लिया? बिलफर्ड आपने आरबीसी ले लिया, रेड ब्लड सेल ले लिया। रेड ब्लड सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। एज रिजल्ट क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर आएगा। इसका मतलब ये हुआ सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है। एज रिजल्ट क्या होगा? बाहर से हाइपोटोनिक से सेल के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। चूंकि एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं होती। जब पानी से ये भरेगा पानी से भरेगा, एज रिजल्ट सेल जो है वो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। जैसे बैलून के अंदर आप उसकी लिमिट से हवा को ज्यादा कर दें तो बैलून क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस एनिमल सेल का भी ऐसे ही होता है, ये भी बर्स्ट हो जाता है अगर इसके अंदर पानी लिमिट को क्रॉस कर जाए तो ये रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। फिर हमारे पास आइसोटोनिक के अंदर हम रखते हैं सेल। अब इसके अंदर जितना पानी बेटे आता है उतना पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि सॉल्यूट की चेंज अमाउंट को हमने इक्वल रखना है, चेंज नहीं करना। जितना पानी एंटर हुआ उतना पानी बाहर चला गया, तो सेल की जो शेप है वो क्या रहेगी भाई? नॉर्मल रहेगी। सेल की शेप क्या रहेगी बेटे? नॉर्मल रहेगी। अब जब आप हाइपरटोनिक के अंदर सेल रखते हैं तो सेल के साथ क्या होना है? सेल की शेप चेंज हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ? हाइपोटोनिक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा सेल के अंदर प्लेस जो है वो क्या होगी? खाली होगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा? सेल श्रिंक्ड होगा। सेल क्या हो जाएगा बेटे? श्रिंक्ड हो जाएगा, पिचक जाएगा, जिसको हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद किसकी भाई? प्लांट सेल की बात करेंगे। प्लांट सेल की बात करेंगे। इसके लिए भी हम इसी तरह के 3 बीकर बनाएंगे, 3 अदद बीकर बनाएंगे। अब फिर देखना ये है इन 3 बीकर के अंदर पहला कौन सा था? हमने कहा था कि ये है हाइपोटोनिक। दूसरा कौन सा था? ये था आइसोटोनिक। तीसरा कौन सा था? ये था हाइपरटोनिक। ये था हाइपरटोनिक। अब एक्चुअली तौर पर दीज आर प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल भी होती है। क्या होती है? सेल वॉल भी होती है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं, जैसे आपके पास फुटबॉल होती है। फुटबॉल के अंदर ब्लैडर होता है, उसके बाहर एक चमड़े की स्किन लगी होती है। तो चमड़े की स्किन है, जस्ट आप उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कह सकते हैं, जो इसको प्रोटेक्ट भी करती है। इसमें भी आप देखें, ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। तो हमने प्लांट सेल रखा किसके अंदर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये आपने रखा प्लांट सेल। तो इसके अंदर क्या होता है भाई? वैक्यूल भी होता है। क्या होता है भाई इसके अंदर? सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था। तो हमने कहा कि इसके अंदर पानी जाता है, इसके अंदर पानी जाता है,
जब पानी इसके अंदर जाएगा तो ये पानी से भर जाएगा। बाहर जो सेल वाल है तो ये बर्स्ट नहीं होगा, बल्कि ये सेल क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सेल टर्जिड हो गया। जब ये सेल टर्जिड हो जाता है, एक्चुअली तौर पर इसकी जो टर्जिड कंडीशन है ये इसकी नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। अब दूसरा हमारे पास है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर हमने कहा हमारे पास सेल तो मौजूद है, वैक्यूल भी मौजूद है, मगर हमने कहा कि इसके अंदर जितना पानी जा रहा है उतना पानी हमने कहा कि बाहर भी निकल रहा है, तो अंदर तो रुक ही नहीं रहा। तो एज ए रिजल्ट जब अंदर पानी नहीं रुकेगा, सॉल्यूट की मिकदार ही रहेगी, तो ये सेल नॉर्मल भी नहीं रहेगा। क्यों? सेल नॉर्मल कौन सा होता है? जो टर्जिड होता है। तो ये सेल क्या रहेगा बेटे? ये सेल फ्लैसिड हो जाएगा, यानी कि जिस तरह सेल ढीला सा हो जाता है, सेल ढीला सा हो जाता है। पानी, प्लांट को पानी ना दे, दोपहर के वक्त, आजकल गर्मियां हैं, जैसे पानी ना दिया हो आपने, एक दिन ना दिया हो, तो दोपहर के वक्त बाद देखिए उसके ऊपर वाली शाखें जो है वो कुमलाई होती है, नीचे आई खड़ी होती है, यानी कि सेल ढीले हो जाते हैं। और फिर भी पानी ना दिया जाए एक दिन 2 दिन, तो वो शाखें जो है वो मुरझाना शुरू हो जाती है, विल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपने देखा दोपहर को वो डेमू में खड़े हैं, आपने पानी दे दिया, आप आधे घंटे के अंदर देखेंगे वो शाख जो नीचे आई खड़ी थी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। खास तौर पर जामुन का जो पौधा है, छोटा सा गमले के अंदर लगाया जाए, इसके अंदर ये तजर्बा आसानी से जो हो सकता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एज ए रिजल्ट ये भी हमारे पास प्लांट सेल है। तो ये प्लांट सेल अगर इसके अंदर हम बना लें तो इसके अंदर ये वैक्यूल हम बना लेते हैं। अब यहां पे क्या है? हाइपरटोनिक के अंदर पानी बाहर निकलेगा। पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। जब सेल से पानी बाहर निकलेगा तो सेल की कंडीशन क्या होगी? सेल हम कहेंगे जनाब श्रिंक्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे? श्रिंक्ड हो जाता है। अब जरा देखें, 2-3 टर्म्स हैं इसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं। मैंने हर चीज को राइट नहीं किया, डायग्राम से उसको एक्सप्लेन किया, आप उसको अपने अल्फाज में बयान भी कर सकते हैं। हमारे पास टर्म है, इसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर कहते हैं हम इसको बेटे। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। टर्गर वर्ड कहां से निकाला हमने? टर्जिड से निकाला। कहां से निकाला? टर्जिड। तनाव को कहते हैं, सख्त होने को कहते हैं। तो टर्गर प्रेशर तनाव का दबाव, इसको हम कह सकते हैं। तो देखें, जब पानी इस सेल के अंदर जाता है तो ये पानी आउटवर्ड बाहर निकलने के लिए इन सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है। तो लिख सकते हैं आउटवर्ड प्रेशर, आउटवर्ड प्रेशर exerted by internal water। लगाया किस पर इसने? ऑन सेल वॉल, ऑन सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर जो पानी बाहर निकलने के लिए प्रेशर लगा रहा है, दबाव लगा रहा है, दिस इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? इसको बेटे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसको बेटे हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है, मामला है, एंड द फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम ओनली टर्गर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम ओनली टर्गर का नाम जो है वो देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटे? टर्गर का नाम जो है वो हम देते हैं। अब जरा गौर करें, एक टर्म इसी से रिलेटेड है, यहां मैंने वर्ड शो किया था, यहां इसको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। इस टर्म का नाम है, इसको हम कहते हैं बेटे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे?
प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब जरा गौर करें, पानी जब सेल के अंदर आता है तो साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, और जब पानी सेल से बाहर निकलता है तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो टर्म की जो डेफिनेशन है, द श्रिंकिंग ऑफ cytoplasm, shrinking of cytoplasm is called plasmolysis। यानी कि साइटोप्लाज्म अगर श्रिंक हो जाए, सुकड़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और जिस सेल के अंदर या जो सेल भी खुद श्रिंक हो जाए उसको प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे। जरा तवज्जो करें इस डायग्राम पे, आज मैं आपको बताऊं प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है। जो सेल श्रिंक हो गए, ये सेल भी श्रिंक हो गया, ये सेल भी श्रिंक हो गया। जब सेल श्रिंक हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका साइटोप्लाज्म भी श्रिंक हो गया। तो ये सेल जो श्रिंक्ड सेल है, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। जिनके अंदर पानी एंटर हुआ था, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, स्कैटर्ड हो गया, फैल गया, तो ये रप्चर्ड सेल वाला या टर्जिड सेल वाला ये डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे। जिनके अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी, साइटोप्लाज्म की मिकदार बढ़ जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं बेटे, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस ये एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, उलट होते हैं। इसको आप अपने ज़हन में रखेंगे। तो आज इतना ही कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।